નમસ્કાર. આપ સૌ યોગી આત્માઓને મારા પ્રણામ. અવાજ સંભળાય છે? હા, અવાજ આવે છે? ઓકે. આજ યોગ દિવસ હતો. ઘણા બધા યોગ કરવા ગયા હશે સવારે. યોગ કરીને હજારો લોકો પોતાનું શરીર સારું રાખે છે. जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं वो खुद योग करते हैं, लोगों को करवाते हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि हजारों लोग योग करके अपनी सेहत अच्छी रखते हैं, लेकिन करोड़ों लोग योग नहीं करते। उनके लिए योगाहार ही एक रास्ता है जो उनको हेल्थ दे सकता है। जिन लोगों को योग नहीं करना है उन लोगों के लिए आहार का इंजीनियरिंग योगाहार समझ लेना जरूरी है। और मैं तो यही बोलता हूं, सबसे बड़ा योग है चबा चबा के खाना। जिन लोगों के पास चबा चबा के खाने का टाइम नहीं है उन लोगों को ही दूसरे योग करने पड़ते हैं। बाकी जो लोग चबा के खाने का योग करते हैं उनको दूसरे योग की जरूरत नहीं पड़ती है। अब ये बातें जो है ये बातों में लोगों को ऐसा लगता है कि साहब आप तो योग का विरोध करते हैं। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, योग की व्याख्या बता रहा हूं। भगवान ने भगवद गीता में यही बात बताई है, योगः कर्मसु कौशलम। जो काम आप कर रहे हो उसमें एक्सपर्ट हो जाइए, वो काम अच्छी तरह कीजिए, वही योग है। आप चबा के खाने का योग है, खाने का तरीका सही है तो चबा चबा के खाना ये भी योग ही है। आप चबा के खाने का टाइम दो, आपके पास चबा के खाने का टाइम नहीं है तो योगा एक्सरसाइज का टाइम दो, तभी आपकी सेहत अच्छी रह पाएगी। और आप चबा के का भी टाइम नहीं दोगे, योगा एक्सरसाइज का भी टाइम नहीं दोगे तो डॉक्टर को टाइम देना पड़ेगा। इसके अलावा तीसरा कोई रास्ता नहीं है। तो जो लोग चबा के खाने का टाइम देते हैं उसको योगा कसरत का टाइम की जरूरत नहीं है, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, उसको भी समय देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये योगाहार आपको अच्छी तरह समझ लेना है। इसके लिए छोटी सी बातें ही आपको याद रखनी है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा। छोटी बातें क्या है? तो बीमारी क्यों आती है? बीमारी आने का वजह एक ही है कि आप चबा के खाते नहीं हो, इससे कब्ज होती है। कब्ज के कारण ही सारी बीमारी आती है। जब आप चबा के नहीं खाते हैं तो आपकी मुंह की सलाइवा आपके खुराक के साथ स्टमक में नहीं जाता है। आप जो खुराक पकाया खाते हैं वो ज्यादातर एसिड होता है, और पका हुआ खुराक अम्लीय यानी कि एसिड तीनों बार खाते हैं, बिना चबाए खाते हैं तो आपकी खून की पीएच वैल्यू एसिड बन जाती है, इसीलिए बीमारियां आती है। आप भले पकाया खाओ लेकिन चबा चबा के खाओ तो आपकी मुंह की सलाइवा आपके साथ खुराक में जाएगा, खुराक के साथ, तो वो एसिड की जो नुकसान है पकाए खुराक के वो कम हो जाते हैं। चबा के खाने से कॉन्स्टिपेशन होता नहीं है।
और बीमारी आती नहीं है। चबा के खाने का फायदा सबसे ज्यादा है। मैं 80% बीमारियां के पीछे एक ही बात को मानता हूँ, जो लोग चबा के नहीं खाते उसके कारण ही बीमारियां है। 20% बीमारियां तीनों टाइम पका के, भले आप चबा के खाओगे लेकिन चबा के खाने से न्यूट्रिशन का अभाव हो जाता है, उसके हिसाब से 20% बीमारियां आपके शरीर में आने के चांसेस है। तो इसके लिए क्या करें 20% बीमारियों के लिए? तो इसमें आपको यही बात ध्यान रखनी है कि जब आप पकाया खुराक खाते हो तो इसमें न्यूट्रिशन नहीं मिलते हैं, बस न्यूट्रिशन का डाइट में ध्यान रखो। तो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन कहाँ मिलता है? तो वो है आपके हरी पत्तियां। हरी पत्तियां में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन है। हरी पत्ती में हरा रंग है जो क्लोरोफिल है। वो क्लोरोफिल शरीर में जाता है तो ये नेचुरल हीमोग्लोबिन बन जाता है। देखो ये क्लोरोफिल की एटॉमिक स्ट्रक्चर देखिए और ये हीमोग्लोबिन की एटॉमिक स्ट्रक्चर देखिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ उसके कलर में फर्क है और कुछ नहीं है। तो ये सिर्फ कलर चेंज है। क्यों कलर चेंज है? क्योंकि आप क्लोरोफिल देखोगे तो इसके सेंटर में मैग्नीशियम है। जब क्लोरोफिल शरीर में जाता है तो उसकी जगह मैग्नीशियम की जगह आयन आज ले लेता है, वो हीमोग्लोबिन बन जाता है नेचुरल। अब क्लोरोफिल जो पत्तियों में होता है तब क्या करता है, तो सूर्य का प्रकाश यानी अग्नि, हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड यानी वायु तत्व, जमीन में से जल यानी पानी ये जल तत्व, जमीन का खाद यानी भूमि तत्व, अग्नि वायु जल और भूमि चार तत्वों को इकट्ठा करके खुराक बनाता है। वही क्लोरोफिल जब शरीर में जाता है तो क्लोरोफिल का हीमोग्लोबिन बन जाता है शाकाहारी प्राणी के शरीर में। और वही हीमोग्लोबिन ये अग्नि वायु जल और भूमि ये चारों तत्वों में से जो खुराक बना था उसी को रिलीज करने का काम करता है। आकाश तत्व का इस्तेमाल खुराक बनाने में होता है। खुराक जब रिलीज हो जाता है तो आकाश तत्व भी निकल जाता है अपने आप। तो पांचों तत्वों का मैनेजमेंट हमारा नेचुरल खून करता है। तो आप भले तीनों टाइम पकाया खाओ, आप जो सब्जी खा रहे हो, जितनी सब्जी खा रहे हो इससे ज्यादा हरी पत्तियों की चटनी खाइए या जूस पिए। बस हरी पत्ती आपके डाइट में चेंज कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। आपकी जो 20% बीमारियां की जो शक्यता है वो कम हो जाएगी, और कुछ है नहीं। शरीर में ताकत कहाँ से मिलती है? तो जो वजन वाला खुराक है पानी में डालो नीचे बैठ जाता है, जिसमें प्रोटीन है, जिसमें चर्बी है, तेलीबिया, और जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स है यानी कि मीठे फल, या कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि ग्रेन्स अनाज। तो ये सब शक्ति वाले खुराक है। जो शक्ति वाले खुराक है उसको आप थोड़ा पका के खाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी पाचन हो जाएगा, लेकिन ज्यादा मत पकाइए। जो हल्का है जैसे कि हरी पत्तियां है, सब्जी है, तो सब्जी को ज्यादा उबालो मत, नहीं तो उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाएंगे। जो पानी में तैरती है उसी को ही सब्जी बोला जाता है। हाँ? उसको कुकर में मत पकाओ, उसको कच्ची पक्की रखो, मरी मसाले अंदर मिक्स हो जाए ऐसा ही पकाओ, ज्यादा मत पकाओ। तो हरी पत्ती हमारे लिए न्यूट्रिशन और नेचुरल हीमोग्लोबिन के लिए सबसे काम का है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, और कुछ है नहीं। तो शरीर की स्वास्थ्य के लिए 5 प्रतिज्ञा याद रखिए। यदि सुबह में मैं योग नहीं करता हूं तो मैं प्रातः उपवास करूंगा, यानी कि सुबह का नाश्ता छोड़ दूंगा। दूसरी प्रतिज्ञा में योगाहारी बनूंगा, चबा चबा के ही खाऊंगा, बिना भूख का भोजन नहीं करूंगा, बिना प्यास का पानी नहीं पीऊंगा, और बीमारी में डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दूंगा, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट आपको बीमारी में से जल्दी ठीक करने में मदद नहीं करती। बीमार नहीं है उसके लिए ही वो खाने के लिए अच्छा है, बीमार है उनके लिए नुकसान करता है। तीसरी प्रतिज्ञा, मैं हरी पत्ती इसका रस या तो चटनी के साथ 50% से ज्यादा 50% से ज्यादा कच्चा यानी कि अल्कलाइन खाऊंगा। आधा कच्चा खाइए आधा पकाया खाओ,
चौथा प्रतिज्ञा यही, वजन बढ़ा के मैं धरती माता पे पैर नहीं रखूंगा। और पांचवी लास्ट प्रतिज्ञा, मैं बीमार रह के या व्यसन करके मेरे परिवार और मेरे देश पे बोझ नहीं बनूंगा। बस ये 5 प्रतिज्ञा आपको रखनी है। जो लोग बीमार है उसके लिए दैनिक दिनचर्या क्या रहनी चाहिए? तो सुबह में उठिए, मल त्याग कर लीजिए, इसके बाद एनिमा ले लीजिए, जो बचा हुआ मल अंदर है वो निकल जाएगा। जो लोग बीमार है वो सुबह से दोपहर तक उपवास करें। क्योंकि बीमार लोग योगा कर नहीं पाएंगे, तो वो सुबह का एक टाइम का उपवास करें, इंटरमीडिएट फास्टिंग करें। बीमार जो लोग हैं वो दोपहर से शाम तक कच्चा ही खाए, हरी पत्तियों की रस, चटनी, जो भी खाना है वो साथ में खाए। रात का एक टाइम पकाया खाए, इसमें अनाज में गेहूं चावल की जगह लिटिल मिलेट खाए। लिटिल मिलेट दोपहर को पका के छोड़ देना है, ठंडा होने के बाद 1 चम्मच दही डाल देना है, मिक्स करके रात को ठंडा ठंडा ही खाना है। और डेयरी प्रोडक्ट छोड़ देनी है बीमार के लिए। जो लोग बीमार नहीं है वो लोग चबा चबा के खाए, हरी पत्ती भोजन में शामिल करें और जरूरत के हिसाब से कैलोरी का प्रयोग करें, कैलोरी वाला खुराक खाए। बस इससे ज्यादा कुछ है नहीं। तो ये छोटी बातें आपको याद रखनी है और कुछ है नहीं। मैंने देखा है कि अकेला कच्चा खाने से गैस बनने की समस्या बढ़ जाती है। अब ये बारिश के मौसम में तो आप पत्तियां भी लाओगे तो वो चिकनाहट वाले आएंगे, चिकास वाले आएंगे, वो अच्छी तरह आप साफ नहीं करोगे तो वो शरीर में गैस करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, खुराक शरीर में जाके उसकी वायु नहीं बननी चाहिए। तो उसको अच्छी तरह सफाई के लिए नमक वाले पानी में उसको वॉश कीजिए, या तो एप्पल साइडर विनेगर का प्रयोग कीजिए, या सबसे अच्छा तो है ओजोनाइजर। ओजोन ट्रीटमेंट किया हुआ वायु जो पानी में मिक्स घुल जाता है, वो ओजोन ट्रीटमेंट किया हुआ पानी, उसके अंदर आप जो भी फल सब्जी या पत्तियां वॉश करोगे तो जो माइक्रोब्स है, छोटे छोटे जीव जो हमको नजर से दिखाई नहीं देते हैं, ऐसे जीव जो सूक्ष्म जीवाणु है वो भी मर जाएंगे, जो वायु करने वाले हैं वो। पेस्टिसाइड्स भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम जो भी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं, पत्तियां खाते हैं, उसमें पेस्टिसाइड्स तो आएगा ही कहीं ना कहीं से। तो उसको भी तोड़ के फेंक देता है, उसका नुकसान, उसके नुकसान से बचाता है हमको। तो ओजोनाइजर मशीन मार्केट में मिलते हैं, ऑनलाइन आप चेक करोगे तो 2000 से लेके 5000 तक आपको मिल जाएंगे। तो आप ओजोनाइजर मशीन घर पे रखिए, उससे वॉश करके ही पत्तियां, सब्जी, फल, कंदमूल जो भी खाना है उससे वॉश करके खाइए। डेयरी प्रोडक्ट में दही, दूध, चाय, कॉफी नहीं खाना चाहिए। इसकी जगह आपको सिर्फ दही या मक्खन या छाछ, जो ज्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, बस वही आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रोबायोटिक बैक्टीरिया दही से ही मिलते हैं। और मैं तो कहता हूँ, न्यू डाइट सिस्टम वाले बोलते हैं दही भी नहीं खाना चाहिए। मैं कहता हूँ भगवान कृष्ण ने जब भगवत गीता लिखी और भगवत गीता को हम मानते हैं, तो भगवान ने दही और मक्खन की लीलाएं बताई है। तो दही मक्खन हमारे लिए काम का है, वो जहर नहीं है। दूध, चाय, कॉफी वो सब जहर है, वो हमको नहीं खाना चाहिए। तो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया के लिए दही काम की चीज है। आप जो पकाया खुराक खाते हो, मान लो आपने दाल उबाल के खाई है, सब्जी उबाल के खाई है, तो ये उबली हुई कोई भी पकाई हुई सब्जी है, दाल है, वो गरम गरम तो खा नहीं पाओगे। हाँ, गरम गरम खाओगे तो आपके मुंह के अंदर लार ग्रंथियां डैमेज हो जाएगी, आपके स्टमक में अल्सर हो जाएगी। तो उसको ठंडा तो करना पड़ेगा खाने लायक। अब जब ठंडा हो जाता है तब बाहर के खराब बैक्टीरिया अंदर घुस जाते हैं, उसको सड़न चालू कर लेते हैं, फिर वो सड़ने लगता है, खुराक अंदर जाके भी सड़ने लगता है, उसका सबसे बड़ा नुकसान हो जाता है। तो इससे बचने के लिए क्या करें?
आप जो भी सब्जी खा रहे हो उबाली हुई या दाल खा रहे हो, तो इसके साथ ठंडा होने के बाद जब खाने का टाइम है, उसके साथ आप छोटा सा 1 चम्मच या 2 चम्मच दही साथ में खाया करो। इससे क्या होगा, अच्छे बैक्टीरिया पहले से ही मौजूद हो जाएंगे, अंदर आ जाएंगे। तो ये बाहर वाले खराब बैक्टीरिया की कॉलोनी बढ़े, इससे पहले अच्छे बैक्टीरिया ज्यादा आ जाएंगे, तो डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, विटामिन अच्छे बनने लगेंगे, विटामिन B12 और सबकी कमियां खत्म हो जाएगी। विटामिन हमको खुराक से नहीं मिलते हैं, वो हमारे बॉडी में, हमारे आंतों में, छोटी आंत में रहने वाले प्रोबायोटिक बैक्टीरिया खुद उसको पैदा करते हैं, पर उसकी संख्या कम ना हो जानी चाहिए। हाँ, ये लोग कच्चा खाने वाले क्या करते हैं, ज्यादा खट्टे फल खाते हैं। हाँ, जिसका वेट ज्यादा है, वजन कम करना है, वो कच्चा खट्टे फल खाए वजन कम करने के लिए। लेकिन आप ज्यादा खट्टे फल खाते रहोगे तो आपके आंतों में जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है वो भी मर जाएंगे और विटामिन की कमियां शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। वेट कम करना है वही खट्टा खाए। जिसके शरीर में पथरियां है, हृदय की नलियां कड़क हो गई है, एकदम कठिन हो गई है कैल्सिनेशन के कारण, हार्ड हो गई है, उसको नरम करने के लिए, पथरी को पिघालने के लिए आप खट्टे फल खाइए, चलेगा। लेकिन हर रोज ज्यादा मत खाइए, नहीं तो आपके प्रोबायोटिक बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे, विटामिन की कमियां चालू हो जाएगी। तो ये छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब जिन लोगों को कोई क्वेश्चन है तो वो अपना वीडियो ऑन करें और हाथ हिलाए। मैं उनको वो अपना माइक अनम्यूट खुद कर सकते हैं। तो किसी को प्रश्न पूछना है तो वो अपना माइक अनम्यूट करके बोले। बोलिए। हाँ, गणेश भाई आपने हैंड रेज किया है, आप अपना माइक अनम्यूट करके बोलिए। अच्छा, सब लोग के माइक अनम्यूट है तो उसको मैं पहले ऑफ कर लेता हूँ, और जो हाथ रेज करता है उसी का ही माइक अनम्यूट करता हूँ, क्योंकि सबको मैं छूट दे दूंगा तो फिर आवाज डिस्टरबेंस हो जाएगा। बोलिए गणेश भाई, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, आपने हैंड रेज किया है। किसी को प्रश्न नहीं है क्या? हाँ, मनहर भाई अनम्यूट करो माइक। हाथ हलाओ એટલે ખ્યાલ આવશે, જેને પ્રશ્ન હોય હાથ હલાવે। હા, તમારું માઇક અનમ્યુટ કરો। રાજેશભાઈ, બોલો બોલો। હું 4 વર્ષ આ સિસ્ટમમાં છું જી અને સવારે 5:30 10-15 દિવસે એનીમાં લઉં છું જી અને એનીમાં લઈ योग प्राणायाम खूब करूं છું। તો સરસ। એ કરાય કે નહીં? નહીં, યોગ પ્રાણાયામ તો બહુ સારા છે, કરવા જોઈએ, એનાથી નુકસાન નથી। પણ એ ધ્યાન રાખવાનું કે તમે સવારે યોગા એક્સરસાઇઝ કરો અને બપોર સુધી ઉપવાસ રાખવાથી તમારું વજન વધારે ઘટી જતું હોય તો સવારે યોગા એક્સરસાઇઝ કર્યા પછી થોડો નાસ્તો કરવાનો। નાસ્તો નથી કરતો, લીંબુ પાણી ખાલી પીવું છું। નહીં, એટલે તમને વજનનો પ્રોબ્લેમ ના હોવો જોઈએ, અશક્તિનો પ્રોબ્લેમ આવતો હોય તો પછી સવારે નાસ્તો કરી લેવો, લીંબુ પાણીની જગ્યાએ કેળા ખાઈ લેવા કે બીજા કોઈ ઘરે ફ્રૂટ ખાઈ લેવા, ખટાશ ના ખાવ। વજન બરાબર છે, 66 કિલો રહે છે। સમસ્યા ન હોય તો ઉપવાસ ચાલુ રાખો એક ટાઈમ સવારનો, એ ઓકે છે। પરંતુ તમને એવું લાગે કે હવે વજન ઘટી ગયું છે, અશક્તિનો પ્રોબ્લેમ લાગે છે, તો સવારે ઉઠીને યોગા એક્સરસાઇઝ કર્યા પછી લીંબુ પાણીની જગ્યાએ કેળા કે આવા કોઈ ઘરે ફ્રૂટ ખાવાનું રાખજો, ખજૂર છે કે આવી વસ્તુઓ ખાજો, કાં તો પલાળેલા સિંગદાણા છે કે આવી બધી વસ્તુ ખાઈ લેવાની જે શક્તિ આપે આપણને। બીજો પ્રશ્ન છે મારો, જી બપોરે હું ગ્રીન પીઉં છું 12:30-1 વાગે, જી, અને
સિટિંગમાં હું કાચું લઈ લઉં છું તો એ લેવાય કે કેમ? થોડી ગેપ રાખવી જોઈએ. જ્યુસ પીધા પછી અડધો કલાક જવા દો એટલું સારું. બિલકુલ નથી રહેતી 1 મિનિટે. નહીં, તમને સમય હોય તો જ્યુસ પી લીધા પછી અડધો પોણો કલાક જવા દઈને પછી તમે કાચું ખાઓ એ વધારે સારું. ઓકે બરોબર. ઓકે ઓકે ઠીક છે. ચલો ઉર્વશી બેન, પછી નીપા જૈન, પછી ડોક્ટર ચેતન કપૂર. હા બોલો, વારા પરથી બોલો. હા બોલો ઉર્વશી બેન. હા સર, મારા એક પેશન્ટ છે, એમને ટાલ છે, તો એમના માટે હું શું સજેસ્ટ કરી શકું? ટાલ છે હાજી માથામાં? હાજી, માથામાં. હા, તો એમને કહો કે આપણી ડાયટ સિસ્ટમ ઉપર રહે બરોબર છે. અને ગ્રીન વધારે ખાય, રો ફોર્મ વધારે ખાય, બરોબર છે. પકાવેલો ખોરાક. હવે જે લોકોને માથાના વાળની સમસ્યા છે, વાળ ખરી પડવા, એટલે કે વાળના જે ચામડી હોય, જ્યાં માથાની જે ચામડી હોય એની અંદર વાળના મૂળને પોષક તત્વો ન મળે અને કોવાટ થાય એટલે મૂળ સડી જાય એટલે વાળ ખરી પડે. બરોબર એટલે છે. કફ પ્રકૃતિ અને વાયુ પ્રકૃતિ, આ બે પ્રકૃતિ આ વાળ ખરવા માટે જવાબદાર હોય છે. એટલે શરીરમાં કફ ન વધે, વાયુ ન વધે. એટલે કઠોળ બી રાંધેલા ન ખાય, ફણગાવેલા કઠોળ ખાય, લિટલ મિલેટ ખાય, દહીં સાથે ખાવાનું રાખે, વિટામિન્સ બને. અને અને પેલું જે તેલ આવે છે કરંજી, આ કરંજીનું જે તેલ આવે છે એનાથી માલિશ કરે, કલોંજીનું, ઓકે. તો એનાથી વાળ ઉગવાના ચાન્સીસ થોડા વધશે. ગ્રીન ખાવાનું રાખશે તો ફાયદો થશે. અને અમે તો જોયું છે કે જે લોકો એક ટાઈમ ઉપવાસ કરે છે, ગ્રીન જ્યુસ પીવે છે, કાચું ખાય છે, એક જ ટાઈમ રાંધેલું ખાય છે, એમના સફેદ વાળ કાળા થાય છે. ઓકે. હા, એટલે આ બેનિફિટ મળે છે. બરોબર. ઓકે. હા, મસાજ બી કરી શકે વાળ ઉપર, ટાલ ઉપર. મસાજથી પણ એમને થોડો ફાયદો થશે. ઓકે. અને પ્રાણાયામ કરવા સજેસ્ટ કરવા હોય તો કયા પ્રાણાયામ ને તો કરવાના જ છે, યોગ ને તો બધું સારું જ છે. જે લોકો યોગ સાથે આહાર બંને કરશે એમના માટે તો બહુ બેનિફિટ છે. એમાં કોઈ સ્પેશિયલી ખરું કે આ પ્રાણાયામ કરવું? ના, એમને શીર્ષાસન કરે તો વધારે ફાયદો. કારણ કે પેલું શીર્ષાસન કરવાથી શું થાય, બ્લડ સર્ક્યુલેશન ચામડીમાં વધે. એ આવડતું હોય તો કરાવજો. પાછા હા, શીર્ષાસન જો ન થાય એવું હોય તો એમને બીજી પ્રેક્ટિસ કરાવવાની કે ભાઈ પગ પલંગમાં રાખે ને માથું નીચે રાખે, એ રીતે રાખે તો બ્લડ નો ફ્લો માથા બાજુ વધવો જોઈએ. ઓકે સર, થેન્ક યુ. નીપાબેન, પછી ગણેશભાઈ જોશી, હેતલબેન, મનહરભાઈ. ઓમ સર. ઓમ. આ છે ને હાથમાં છે ને આવી રીતના જો બતાવું ને, આવી રીતના છે ને લાલ ચાંભા થઈ ગયા હતા, પછી છે ને આવું થઈ ગયું છે, તો મટતું જ નથી. અને ડોક્ટર ને બતાવ્યું ને, તેમણે એમ કીધું હતું કે ગરમીને લીધે થયું છે. હાથમાં અને વાહામાં ને આવી રીતના બધે છે. એટલે ચામડીનો રોગ એટલે તમારે તમારું લોહીની વિકૃતિ માનવી. શરીરમાં આપણું જે ફરતું લોહી છે એમાં કચરો, વિકૃતિ આ ચામડીના રોગ માટે જવાબદાર છે. તમે આપણી ડાયટ સિસ્ટમને વ્યવસ્થિત રીતે ફોલો કરો, ચાવીને ખાઓ, ગ્રીન ખાઓ, લિટલ મિલેટ અનાજની જગ્યાએ લિટલ મિલેટ ખાવાના રાખો દહીં સાથેના, અને યોગા પ્રાણાયામ કરવાનું રાખો. તમને બેનિફિટ ચોક્કસથી મળશે. અને ચામડી એક એવી વસ્તુ છે કે ચામડીમાં આપણી ચામડી આખા 1 વર્ષે આખી બદલાય. એટલે તમે આ બધી ડાયટ સિસ્ટમ ફોલો કરશો
એટલે અંદરથી ચામડી નવી બનવાની ચાલુ થશે, પણ તમને ઉપર રિઝલ્ટ દેખાવામાં લાંબો સમય લાગશે. કારણ કે ઉપરનું ચામડીનું એક એક પડ નીકળતું જાય, પછી અંદરથી નવું પડ આવતું જાય, પછી તમને છેલ્લે દેખાય. એટલે ચામડીના રોગોમાં થોડો સમય લાંબો લાગતો હોય છે. એટલે ધીરજ રાખી એને પ્રયોગ ચાલુ રાખવાનો, તો તમને બેનિફિટ મળશે. સાથે સાથે મસાજ, જે જગ્યાએ તમને આ ચામઠા પડ્યા છે એ ચામડી ઉપર મસાજની પ્રેક્ટિસ કરવાની, મસાજ કરવાનો. એનાથી શું થાય કે કચરો જલ્દી નીકળી જાય અને ચામડીના સેલ નવા બનવાની પ્રોસેસ ફાસ્ટ થાય. આટલું કરશો તો તમને બહુ બેનિફિટ મળશે. પછી એક ચામડીમાં રાળના મલમ, આપણા જોડે એક સ્કિન કેર, સ્કિન માટેનો એક મલમ આવે છે, પાઉચ પેકિંગ રાળનો મલમ આવે છે. એ લગાવવાથી પણ તમને એમાં રાહત થશે. અમદાવાદ ગાંધીનગરમાં હો તો સેન્ટર ઉપરથી મગાવી લેજો, અને ન હો તો કુરિયરથી મગાવી શકો. નાનું સસ્તું જ હોય છે, બહુ મોંઘું હોતું નથી, અને બહુ સારું રિઝલ્ટ આપતો હોય છે. ઓકે, નીપાબેન બોલો. मंदी चालू है सब जगह, कोई जगह का पण आता है। નીપાબેન સર, તમે હા બોલો. હા મારા હસબન્ડ છે ને હમણાં જ બાયપાસ સર્જરી કરાઈ છે 28 મે ના. તો એમને માટેનું પ્રોપર ડાયટ તો ડોક્ટરે કીધું છે, પણ તો બી મને એમ લાગે છે કે મારે તમને પૂછવું હતું કે થોડું હજી એનું પ્રોપર ડાયટ મને કહેશો? બાયપાસ કર્યું છે કે? હા, બાયપાસ કર્યું હમણાં 28 મે ના બાયપાસ કરાવી છે. ઓકે, દેખો બાયપાસ કર્યું હોય એટલે તમે હૃદયમાં એક લોહીની નળી નવી નાખી. હા, બરાબર. તો આ લોહીની નળી જ્યાં જગ્યાએ લગાવી છે, જે જોઈન્ટ કર્યા છે, એ જોઈન્ટ જલ્દી રિપેર થઈ જાય, જલ્દી હિલિંગ થઈ જાય, અને શરીરમાં તમારા હૃદયમાં જરૂર હોય ત્યાં નવી પણ લોહીની નળીઓ બને. એના માટે ડાયટમાં લીલા પાનની ચટણી અથવા લીલા પાનના રસ વધારે ખાવાનું રાખો. એનાથી તેમને હિલિંગ જલ્દી થશે, નવું લોહી બનશે, હિમોગ્લોબિન બનશે. જે લોકોને આવા કેસ છે કે જેમને જલ્દી હિલિંગ કરવું જરૂરી છે ઓપરેશન કર્યા પછી, એવા કોઈ પણ પ્રકારના ઓપરેશન કર્યા હોય એ લોકોએ પ્રિકલી પિયર્સ એટલે કે ફિંડલાનો રસ 50 ml રોજ. ફિંડલા આવે, ફિંડલા કહેવાય, જે કેક્ટસ આવે કાંટાવાળા હાથલા થોર આવે, પ્રિકલી પિયર્સ એને કહે છે. લાલ રંગનો ફર આવે અને એનો જ્યુસ એ લેવાથી નેચરલ હિમોગ્લોબિન એકદમ ફાસ્ટ વધે. એક બોટલ જ પીવાથી 1 થી 3 પોઈન્ટ હિમોગ્લોબિન વધી જાય નેચરલ, અને એનાથી એમનું હિલિંગ બહુ જલ્દી થશે. બીજું કે એમને રાંધેલા કઠોળ નહીં આપો. કઠોળ આપવા હોય તો ફણગાયેલા કઠોળ આપવાના. ઓકે, એટલે જલ્દી સડે નહીં તો હિલિંગ જલ્દી થાય. બરાબર. ચાઈને ખાવાની આદત પરાવજો. ચાવવાનો, જો એમને ચાવવાની આદત ના હોય તો જે કઈ ખોરાક આપો એ બધો રસ કરીને, ક્રશ કરીને આપો. ક્રશ કરીને આપું? હા, ક્રશ કરીને ચટણીના ફોર્મમાં આપો, એટલે ડાયજેસ્ટ કરવામાં તકલીફ ના પડે. કારણ કે હમણાં એમને છે ને પાણીની પણ લિમિટ છે. 1 લીટર પાણી પીવા માટે અને બીજું 1/2 લીટર જમવાનામાં જેમાં બી યુઝ કરે, એમ કહીને 1.5 લીટર પાણી જ અલાઉડ છે. નહીં, એટલે એમને બીજા કોઈ બીમારી કઈ હતી સાથે સાથે? ના, બીજું કઈ જ નથી. નો બીપી, નો સુગર, ડાયાબિટીસ એવું કઈ નથી. ઓકે. ના, હા, નથી. તો એ સુગર પાણી એટલા માટે વધારે નહીં આપવાનું હતું કે ઓપરેશન થયા પછી બ્લડમાં વધારે પડતું પાણી થાય તો કન્ટામિનેશન અને જલ્દી હિલિંગ થાય નહીં. જે કઈ જોઈન્ટ કર્યા હોય ઓપરેશનમાં એનું જલ્દી હિલિંગ ના થાય. પણ તમે એમને ગ્રીન જ્યુસ વધારે, એટલે જ્યુસ ના આપો, એની ચટણીઓ ફોર્મમાં આપો, જાડો રસ કાઢીને આપો એમને, તો એનાથી બહુ હિલિંગ થશે. અને ફિંડલા 30 થી 50 ml રોજ એમને આપો, તો એનાથી આપણા શાહીબાગ ગાંધીનગર સેન્ટર ઉપર ઉપલબ્ધ છે. બહારગામ રહેતા હોય તો કુરિયર થી મંગાવી લેજો, અમને વોટ્સએપ કરજો, મળી જશે. ઓકે, બરોબર. થેન્ક યુ. અને બીજું મને પૂછવું હતું, મને પગમાં સ્પોમ કહેવાય છે, એટલે આપણે જે હીલ હોય છે ને, હીલ ત્યાં આગળ સખત મને પેઇન છે, કારણ કે હાડકું વધી ગયું છે મારું. ના, હાડકું ક્યાંય વધતું હોતું નથી. હાડકાના નીચે ક્ષાર જામે, એટલે જે રીતે કિડનીમાં પથરી થાય એ રીતે તમારું નીચેનું જે હાડકું હોય પગનું, એના નીચે ક્ષાર જમાવટ થાય અને એ થોડું વધેલું દેખાય એટલે એ હાડકું વધ્યું કહેવાય છે. એકચ્યુઅલી હાડકું હોતું જ નથી.
તમે ખટાશ વધારે ખાવાની રાખો, ઉપવાસ કરવાનું રાખો, રોજ 8 કલાક એટલે 24 માંથી 8 કલાકની વચ્ચે ખાઓ, 16 કલાક ફાસ્ટિંગ કરો, 1-2 દિવસ ઉપવાસ કરો, તમારો આ દુખાવો એકદમ બંધ થઈ જશે, એક જ દાડામાં રાહત થઈ જશે. અને તમે 50% કાચું ખાઓ, લીલા પાનના જ્યુસ ચટણીઓ ખાવાનું ચાલુ કરી નાખો, તો આ સમસ્યાઓમાંથી બહાર આવી જશે. અને ખાટા ફળ વધારે ખાજો. ખટાશ ખાવાથી આ સ્કેલિંગ થયેલી જે ચામડી હાડકા ઉપર ચોટેલો ક્ષાર જે છે વધારાનો, આ બધો ઓગળી જશે. ઓપરેશન કરાવવાની કોઈ જરૂર નહીં પડે. ના ના ના, એ તો સવાલ જ નથી. હા, ખાલી પણ ચાલીએ ને ત્યાં હીલ એટલું સખત દુખે છે, બંને પગનું થાય છે. એનો મતલબ શું છે કે તમારા લોહીમાં ગંદકી વધી ગઈ છે, એટલે ઇન્ટરમીડિયેટ ફાસ્ટિંગ રેગ્યુલર કરી નાખો. ઉપવાસ એક દાડો તો 24 કલાકનો ઉપવાસ કરી નાખો, એટલે તરત રાહત. અને બીજા દિવસથી રોજ 16 કલાક ઉપવાસ, 8 કલાકની વચ્ચે ખાવાનું રાખો, તમને બેનિફિટ થઈ જશે. અને ઉપવાસમાં શું પાણી લેવાનું નથી? પાણી પણ પીવાનું ના, તરત ગળું સુકાય ના ત્યાં સુધી પાણી નહીં પીવાનું. અને સવારે ઉઠીને એનીમાં લો તો પાણી માગશે જ નહીં શરીર આખો દિવસ. એનીમાં લેવાથી શરીરને જોઈતું પાણી આવી જાય બોડીમાં. બરાબર? હા, ડોક્ટર ચેતન કપૂરના ત્યાંથી બોલો બેન. થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ. नमस्कार जी। नमस्कार जी। નમસ્કાર, બોલો. ऐसा था 2015 में मेरा ब्रेन सर्जरी हुआ था, ट्यूबर था मेरे ब्रेन में। अच्छा, मेनिंजोनोमा था 4th वेंट्रिकल में। लेजर सर्जरी से उन्होंने खत्म तो नहीं किया था, दे हैड उसको पेरिफेरी डिस्ट्रॉय करा था कि अब वो अपने आप टाइम के साथ चला जाएगा। ठीक। मैं वैसे तो ठीक हूँ तब से, लेकिन थोड़ा सा मेरा चूंकि लेफ्ट साइड में था तो थोड़ा सा न्यूरल इफेक्ट है। और अभी कुछ समय से मुझे गॉल ब्लैडर में कुछ एक्स्ट्रा टिश्यू ग्रोथ होने लगा है, जिसकी वजह से डॉक्टर कहते हैं कि शायद यहाँ पे गॉल स्टोन्स बनने लग जाएंगे। और मेरे को किडनी में भी स्टोन्स हैं दोनों में, हालांकि एक में 3 mm का, एक में 4 mm का है। और अभी रिसेंटली मुझे हर्पीज होके चुकी थी, उसका मैंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट और होम्योपैथी ट्रीटमेंट लिया तो वो तो ठीक हो गई है, पर मुझे हाइपर एसिडिटी बहुत बढ़ गई है। तो 24 आवर्स मुझे हाइपर एसिडिटी रहती है, और दिन में भी बेचैनी और रात में भी तो बेचैनी। देखिए, आपको तो ये जो स्केलिंग हो रहा है, पथरी बन रही है, उसको पिघालने के लिए खट्टे फल खाने पड़ेंगे। लेकिन आप जैसे खट्टे खाओगे तो आपकी एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो आपको पहले क्या करना है, 1 हफ्ते के लिए टोटली पकाया बंद कर लो। 24 में से 8 घंटे के बीच में ही खाओ, लेकिन जो भी खाओ उसको कच्चा खाओ, खट्टा मत खाइए। खट्टा और तीखा ये 2 चीज बिल्कुल 1 हफ्ते के लिए छोड़ दीजिए, और टोटली कच्चे पे रहिए, लेकिन खट्टा और तीखा बंद। 1 हफ्ता तो इसके ऊपर रहोगे। का मतलब सैलड खाऊं? हाँ, सलाद खाइए। जो चीज मुंह में रखो खट्टी नहीं लगनी चाहिए, और गरम मसाले डालने नहीं है, तीखी चीज नहीं लेनी है। बस ये 2 चीज को ही छोड़ना है कच्चे के साथ। ठीक है? 1 हफ्ता पूरा खट्टा कच्चे पे रहिए। इसके बाद आप जब खट्टा खाने लगोगे ना, तो आपको एसिडिटी का बिल्कुल इफेक्ट नहीं आएगा। आपकी एसिडिटी होगी ही नहीं बॉडी में। हरी पत्ती ज्यादा खाया कीजिए। और हफ्ते के बाद फिर आप थोड़ा थोड़ा खट्टा बढ़ाने लगे, खाने में थोड़ा ज्यादा बढ़ाइए। तो खट्टा, जितने खट्टे फल खाओगे वही आपकी किडनी की पथरी को पिघालने का काम करेगा। आपके गोल ब्लैडर में जो स्टोन बन रहा है उसको भी पिघाल देगा, और आपका जो ट्यूमर या जहां भी कुछ भी है उसको भी तोड़ना चालू कर लेगा। तो एक बार एसिडिटी खत्म हो जाए, फिर आप खट्टे फल पे रहिए, और खट्टा ज्यादा खाते रहिए, हरी पत्ती ज्यादा खाते रहिए, और चबा चबा के खाइए। और बाद में 1 हफ्ता तो टोटली कच्चे पे रहना है। 1 हफ्ते के बाद आपको एक टाइम पकाया खाना है रात का, दोपहर से शाम तक कच्चा, और रात का जो खाना है उसमें लिटिल मिलेट खाने हैं दही के साथ 1 चम्मच। ठीक है? तो आपके न्यूट्रिशन। अच्छा, मैं वैसे योगा करती हूँ एक्चुअली, मैं 2 घंटे सुबह योगा करती हूँ, बॉडी रिलीज का जो आता है वो करती हूँ। और दूसरी चीज ये कि मैं रात को खाना नहीं खाया करती थी अभी तक, तो खाली सुबह और दोपहर को खाती हूँ। तो अब मैं उसको स्किप करके रात को खाने लग जाऊँ। हाँ, उसको चेंज कर लीजिए। और अभी अपना टाइम खत्म होने आया है, कभी भी बंद हो जाएगा, जो मीटिंग पूरी हो जाएगी। तो आप ये थोड़ा इतना ध्यान रख लीजिए, आप धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाओगे। और कोई क्वेश्चन है तो मुझे व्हाट्सएप कर लेना, या 4 बजे के आसपास फोन कर लेना, 4 साढ़े 4 के आसपास। थैंक यू सो मच।